हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं द्विपद प्रमेय पाठ 8 और इसमें प्रश्नावली 8.2 के बारे में हम बात करेंगे, जहां हम सामान्य पद, व्यापक पद, मध्य पद, गुणांकों के बारे में बहुत सी बातें करने वाले हैं। आपको एक बात मैं बता देता हूं कि जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से, वो पूरी तरह से फ्री पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न, आपको गुणांक ज्ञात करना है और किन किन का गुणांक ज्ञात करना है वो प्रश्न में कुछ लिखे हुए हैं कि x + 3 की घात 8 में x की घात 5 का गुणांक ज्ञात करना है। तो यहां पर हम सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसे देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यदि आपको कहा जाए कि a + b की घात n का द्विपद प्रसार किया जाए, तो द्विपद प्रसार में अलग अलग पद आते हैं। उन सभी पद में जैसे पहले पद में a की घात n होगी, b की घात 0 होगी, दूसरे पद में a की घात 1 कम हो जाएगी, b की घात 1 हो जाएगी, तीसरे पद में a की घात n-2 हो जाएगी, b की घात 2 हो जाएगी। और इसीलिए हम ऐसे बहुत से पदों को एक साथ लिखने के लिए लिखते हैं व्यापक पद। अब व्यापक पद के अलावा हम लोगों ने इसमें बहुत सी बातें की और व्यापक पद से आपको बहुत सी चीजें पता चल जाएगी। व्यापक पद का मतलब है जिसे लिखा जाता है tr+1 बराबर ncr, a की घात n-r और b की घात r। तो जैसे जैसे व्यापक पद के बारे में हम बात करेंगे, व्यापक पद ऐसा ही होगा। कैसा होगा सर जी? बिल्कुल ऐसा, है ना जी। मतलब अगर मुझे पहला पद निकालना है तो मैं r का मान 1 रख दूं, 0 रख दूंगा। अगर दूसरा निकालना है तो यहाँ 2 होना चाहिए, मतलब r का मान 1 रख दो। तीसरा पद निकालना है तो यहाँ 3 होना चाहिए, मतलब r का मान 2 रख दो। खैर, अगर आप x + 3 की घात 8 का व्यापक पद निकालने की कोशिश करेंगे, क्या निकालेंगे? व्यापक पद। तो व्यापक पद निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। क्या होगा? NCR, ये तो है TR+1, क्या होगा? n की जगह 8 है तो 8CR, x की घात 8 - r और 3 की घात r। गुणांक ज्ञात करने का मतलब है वो संख्या जो x की घात 5 के आगे लिखी रहे या x की घात 5 में गुणा हो। देखिए, गुणांक में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे अब आपको ये व्यापक पद लिखा गया है, इस व्यापक पद में आपको चाहिए x की घात 5। अब x की घात 5 के लिए अगर आपको x की घात 5 करना है तो जो 8 - r व्यापक पद में x की घात है वो 5 के बराबर हो जानी चाहिए, मतलब आपको r का मान 3 रखना पड़ेगा। जब आप इस द्विपद प्रसार में r का या द्विपद प्रसार के व्यापक पद में r का मान 3 रखेंगे तब x की घात 5 हो जाएगा। तब मैं लिखता हूं कि जब मैं r का मान 3 रखता हूं तो ये मिलेगा t3 + 1 मतलब t4, 8c3, ठीक है। x की घात 8 - 3 और 3 की घात 3, ठीक है। अब वो संख्या जो x की घात 5 के आगे लिखी है वही गुणांक होती है। अब 8c3 निकालने का तरीका क्या है? NCR का सूत्र अगर आपको याद है तो अपन फटाफट लिख दो और नहीं याद है तो रिवाइज कर लो। n फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल, साथ में r फैक्टोरियल। तो सबसे पहले 8 फैक्टोरियल, 8 - 3 मतलब 5 फैक्टोरियल और उसके बाद 3 फैक्टोरियल, उसके बाद 3 की घात 3 का मतलब तो 27 हुआ और x की घात 5। 8 फैक्टोरियल के अंदर मिलेगा 8 × 7 × 6 × 5 4 3 2 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1, तो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 से दोनों के कट गए, तो यहां पर बचा 8 × 7 × 6 बटा 3 फैक्टोरियल का मतलब भी 6 होता है, 3 × 2 × 1 और यहां 27, x की घात 5, 6 से 6 चले गए तो 8 7 56 गुणा 27। तो आपके सामने जो T4 है
वो 56 गुणा 27 है और x की घात 5 है। जो संख्या x की घात 5 के आगे लिखी है वही इसका गुणांक है 56 गुणा 27। अब इसको गुणा कर लो, जो जवाब आए वही आपका फाइनल आंसर है। तो 56 का 27 में गुणा किया जाए तो 7 छंग 42, 4 7 5 35 और 4 39, साथ ही साथ 2 छंग 12 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11, तो 2 1 5 1, तो 15 12 x की घात 5 आपका जवाब होना चाहिए। और यहां पर आपको जो गुणांक चाहिए वो है 15 12, तो 15 12 आपका सही जवाब होना चाहिए। क्या किया, सबसे पहले व्यापक पद लिखा। हमें जो x की घात चाहिए, x की घात 8 माइनस r, x की घात 5 के बराबर होनी चाहिए, तो r का मान 3 रखोगे। व्यापक मत में सब जगह r का मान 3 रख के सरल कर दो। यह है पहला प्रश्न और पहले प्रश्न का जवाब। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर ना आए तो प्लीज आप वीडियो सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें कि सर हमें ये प्रश्न समझ में आया है या प्रश्न समझ में नहीं आया है, ताकि इसका जो भी तरीका हो समझाने का दूसरे तरीके से आपको समझा दिया जाए। दूसरा प्रश्न, a माइनस 2b की घात 12 में a की घात 5 और b की घात 7 का गुणांक आपको ज्ञात करना है। तो अगर मैं इसका व्यापक पद लिखूंगा a माइनस 2b की घात 12 में व्यापक पद क्या होगा, क्या होगा व्यापक पद। तो अगर व्यापक पद के बारे में बात करूं तो वो सिंपल है। कैसे, 12cr, ठीक है, a की घात 12 माइनस r माइनस 2b की घात r, तो ये तो हुआ 12cr माइनस 2 की घात r और a की घात 12 माइनस r और b की घात r। हमने क्या किया, माइनस 2 की घात r को साइड में लिख दिया। आपको चाहिए a की घात 5 और b की घात 7। ये वाला जो पद है ये बन जाना चाहिए a की घात 5 और b की घात 7। तो सीधा सीधा r का मतलब आप 7 रखेंगे। कितना रखेंगे, r की वैल्यू आपको 7 रखनी पड़ेगी। तो अगर आप r का मान 7 रखते हैं, r बराबर 7 रखने पर, तो अगर मैं r बराबर 7 रखता हूं तो मुझे मिलेगा 12c7, ठीक है, माइनस 2 की पावर 7, ठीक है, और a की घात 12 माइनस 7 मतलब 5 और b की घात 7, और हमको उसी का गुणांक चाहिए। तो हमारा जो जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए 12c7 माइनस 2 की घात 7। अब माइनस 2 की घात 7 माइनस मतलब ऋण जो चिन्ह है वो माइनस का आएगा, और ये हो जाएगा माइनस 12c7 2 की घात 7, और यही आपका गुणांक है। अब सर अगर हमारी किताब में इसको सरल करके दिया हो तो आप इसे सरल कर सकते हैं। 12c7 मतलब NCR का सूत्र लगा दीजिए, वहां से आप NCR का मान निकाल लेंगे, और 2 की घात 7 का मतलब भी आपको अच्छे से पता है, 128 गुणा करने के बाद आपको यहां पर जवाब मिल जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से किताब में यही जवाब होना चाहिए। अगर चेंज हो तो आप उसको इसके तरीके में सिंपल कर सकते हो। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरीके से आंसर दिया जा सकता है। मतलब ये भी एक तरीका है लिखने का, दूसरा तरीका इसको सिंपल करके लिखना भी है। एक को मैं 5 की घात 0 भी लिख सकता हूँ, 10 को मैं या फिर 10 की घात 1 भी लिख सकता हूँ, 1 को मैं साइन का वर्ग x प्लस कॉस का वर्ग x भी लिख सकता हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 2 यहां पर समाप्त होता हुआ आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 बोलता है कि निम्नलिखित प्रसार में व्यापक पद ज्ञात कीजिए। अब हमें गुणांक नहीं निकालना, हमें व्यापक पद निकालना है। तो बड़ा सिंपल है यार व्यापक पद निकालना। हमें पता है कि अगर a प्लस बी दिया जाए, चाहे b ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, इसका जो व्यापक पद है, इसका जो व्यापक पद है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, tr प्लस 1 बराबर ncr, ठीक है, a की घात n माइनस r और b की घात r। अब अगर मैं यहां पर x का वर्ग माइनस y की घात 6 के बारे में बात करता हूं,
तो a की जगह x का वर्ग है, b की जगह माइनस y है का व्यापक पद। कैसा होगा? ये भी होगा टी आर प्लस वन, जहां जहां n है वहां वहां 6 लिख दो, तो n सी या 6 सी आर। उसके बाद a मतलब x का वर्ग, x का वर्ग की घात n माइनस आर, y की या b की जगह माइनस y है तो माइनस y की घात r। अब देखो यार कुछ नहीं है, ये तो मिलेगा माइनस, देखिए यहां से y में से आप माइनस 1 को बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस 1 की घात r, ठीक है, 6cr, ठीक है, x की घात यहां 2 का गुणा कर दीजिए, 2n माइनस 2r, y की घात r। और यही आपका व्यापक पद है। दिखने में खतरनाक है लेकिन कुछ खतरनाक चीज नहीं है। आपने इस 2 को यहां गुणा कर दिया, y की घात r हो चुका, माइनस चिन्ह को माइनस 1 बना के अलग ले आए। अब सर माइनस 1 की घात r लिखने का मतलब क्या? देखिए जब r एक सम संख्या होगी तो ये तो 1 हो जाएगा, जब विषम होगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, तो जब भी कहीं मतलब ऐसा कुछ करना होता है कि एक के बाद एक संख्या में मतलब एक चिन्ह प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो माइनस 1 की घात n या n प्लस 1 करके ही लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 4 बोलता है कि x का वर्ग माइनस वाई एक्स की घात 12 जहां x शून्य नहीं है के प्रसार में व्यापक पद लिखिए। सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या होगा व्यापक पद? तो टी आर प्लस 1 क्या होता है? एन सी आर, ठीक है। तो n की जगह यहां 12 है, आप तुलना कर सकते हैं, सर n की जगह यहां पर 12 है, हाँ, a की जगह x का वर्ग है और b की जगह माइनस वाई एक्स है। तो टी आर प्लस 1 क्या होता है? टी आर प्लस 1 होता है एन सी आर, a की घात n माइनस आर और b की घात r, यही व्यापक पद होता है। तो हमारा जो जवाब होगा टी आर प्लस 1 को लेके वो कुछ ऐसा होगा, एन सी आर मतलब 12 सी आर, a की घात n माइनस आर, a की घात a मतलब x का वर्ग, इसकी घात n माइनस आर, b मतलब माइनस वाई एक्स, तो माइनस वाई एक्स की घात r। तो जवाब हो जाना चाहिए 12 सी आर, एक्स की घात 2n माइनस 2r और यहां पर माइनस वाई एक्स की घात r। इसे ऐसा लिखा जा सकता है माइनस वाई की घात r और x की घात r। अब ये x की घात r इस घात में जुड़ जानी चाहिए, y में से माइनस चिन्ह को बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस 1 की घात r 12 सी आर। हो सकता है आपकी किताब में ये जवाब दिया हो सकता है ये दिया हो, और x की घात 2n माइनस आर दिया हो। क्यों? क्योंकि जब ये x की घात और ये x की घात जब आपस में ये दोनों संख्याएं गुणा है, तो आपको पता होगा कि अगर a की घात m में मैं a की घात n जोड़ता हूं तो a की घात m प्लस n हो जाता है। तो यहां ऐसा हो जाएगा और साथ में y की घात r बच जाएगा, y की घात r मतलब ऐसा। बस इतना सा है, यही आपका व्यापक पद है। देखने में फिर से चूंकि ये पाठ ही ऐसा है तो ये खतरनाक एक्सप्रेशन आपको लग रहे हैं, बहुपद जो है, पद जो है वो देखने में खतरनाक लग रहे हैं, लेकिन सरल हैं, इन्हें समझने की थोड़ी सी आदत डाल लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5 बोलते हैं कि x माइनस 2y की घात 12 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात कीजिए। देखिए चौथा पद, गुणांक या स्वतंत्र पद, इसके बारे में भी सवाल आएंगे। सारे के सारे हल जो होते हैं वो व्यापक पद से ही होते हैं। चलिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी की घात n के प्रसार में व्यापक पद, तो यार ये थोड़ा सिंपल है। कैसे? क्योंकि जो व्यापक पद है वो होता है, उसे लिखा जाता है टी आर प्लस 1, जिसका मतलब होता है एन सी आर, ए की घात
n माइनस आर और b की घात r। रट लो इसे, बहुत काम देगा, बहुत से सवालों में जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर मुझे x माइनस 2y की घात 12 के प्रसार में, प्रसार मतलब जो द्विपद प्रसार है उसको लिखने की बात कर रहे हैं, में व्यापक पद तो यार ये बड़ा सिंपल है। कैसे? ये टी आर प्लस 1, एन मतलब 12 सी आर, ठीक है। ए मतलब एक्स की घात एन माइनस आर, बी मतलब माइनस 2y पूरे की घात आर, ऐसा कुछ। तो देखिए इतना है, आपको चाहिए चौथा पद, है ना। तो T4 के लिए, T4 मतलब चौथा पद। अब एक बात बताइए, आपको R का मान क्या रखना पड़ेगा? तो अगर यहां पर R प्लस 1 में आपको 4 चाहिए, R प्लस 1 में अगर आपको 4 चाहिए तो R का मान आपको सीधा सीधा 3 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा T4 बराबर 12C4 x की घात 12 माइनस 4, हाँ जी, माइनस 2y की घात 4। तो 12C4 थोड़ा सिंपल है, निकाल सकते हैं। 12C4 मतलब n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल गुणा आर फैक्टोरियल। सूत्र हमारे पास वही है, NCR बराबर n फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल, है ना जी। तो मैंने यहां पर भी वही किया, 12C4 मतलब 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 4 मतलब 8 फैक्टोरियल, साथ में 4 फैक्टोरियल, ठीक है। x की घात 12 माइनस 4 मतलब 8, माइनस 2 की घात 4 और y की घात 4। अब ये 12C4 को हल करना है थोड़ा सा, तो 12 फैक्टोरियल में आएगा 12 गुणा 11 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 9, उसके बाद 8 7 6 5 4 3 2 1। 8 फैक्टोरियल में भी 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 4 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ऊपर वाले 8 7 4 5 3 2 1 जो भी है वो कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 12 फैक्टोरियल की जगह सिर्फ और सिर्फ 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9। यहां बचेगा 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। उसके बाद माइनस 2 की घात 4, माइनस 2 की घात 4 मतलब 2 की घात 4, क्योंकि माइनस 2 और 2 दोनों की घात अगर सम संख्या है तो बराबर ही होते हैं। तो 2 की घात 4 मतलब 16, x की घात 8, y की घात 4। तो देखिए यार 4 3 12 इससे कटा, ठीक है, 4 3 12 और 2 16 को काटेगा तो T4 बराबर 10 गुणा 11 गुणा 9 गुणा 8, हाँ जी, x की घात 8 y की घात 4, ठीक है। 9 8 72, 72 का 11 में गुणा कर लो, तो 72 का गुणा किया 11 में तो 11 दूना 22, हासिल आए 2, 11 77 और 79। तो T4 मिला 792, है ना, यही होगा ना 77, ठीक है। और साथ में 0 यहां पर, x की घात 8 y की घात 4, और यही आपका व्यापक पद है। अब इस व्यापक पद में आपको अगर यही मतलब ये चौथा पद है, चौथे पद में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका गुणांक क्या है x की घात 8 y की घात 4 का, तो 7920, बस इतना सा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। डन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे 9x माइनस 1/3 रूट x की घात 18 के प्रसार में 13वां पद कौन सा होगा? तो 13वां पद जो भी होगा उसके लिए आपको n का मान 12 रखना पड़ेगा। सीधी सीधी बात ऐसी है, अगर हम कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा ना छेड़े तो
एक बार वन बाय वन सारे सूत्र लिख लेते हैं, किन किन की जरूरत यहां पड़ने वाली है ना। सूत्र कौन कौन सा सर? एक तो लगेगा TR+1 जो कि होता है NCR, A की घात N-R और B की घात R, जहां A और B एक द्विपद को बनाते हैं और R+1 से हमें 13 निकालना है। दूसरा क्या लगेगा? दूसरा सूत्र लगेगा NCR, NCR का मतलब n फैक्टोरियल और साथ में n-r का फैक्टोरियल और साथ में r का फैक्टोरियल। इतना सा है बस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मतलब और भी लग सकते हैं, जो जो सूत्र लगेंगे मैं वहां लिख दूंगा। तो सबसे पहले अगर इसका आप TR+1 निकालोगे तो वो मिलेगा NCR 9x की घात n-r और -1/3√x इस पूरे की घात r। आपको चाहिए 13वां पद। 13वां पद मतलब r बराबर 12 रखोगे तब जाके T13 मिलेगा। तो ये मिलेगा T13 बराबर n का मान 18, तो 18C13। अच्छा 18C12, क्योंकि आपको r का मान 12 रखना है। 9x की घात 18 -12, हाँ जी, -1/3√x की घात 12। यही है। ये 13वां पद के लिए आपने जहां जहां r था वहां वहां 12, n की जगह 18 रखना ही था। बाकी ये 9x पे a है और -√3 जो है वो, या -1/3√x जो है वो b है। 18C12 इसको निकालने का। अच्छा इसे जब इतना बड़ा कैलकुलेशन होना, मतलब यूं समझो कि जब इन दोनों में अंतर n और r का अंतर 4 से ज्यादा हो तो आप उसे लिखो ही मत। जैसे यहां पर 6 है, 18 -12, तो बहुत मतलब उसे हल मत करो, इसे 18C12 ही रहने दो, क्योंकि बड़ा कैलकुलेशन होगा। जवाब में अगर आप ये लिखते हैं तो ये भी सही है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ये भी एक तरीका है कि चीज को लिखने का, तो तरीका जो भी हो। अब देखिए ये तो हो जाएगा 9 की घात, ये मिलेगा T13। मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं ना, आपकी किताब में अगर इसको हल करके दिया हो तो इसे एक बार हल कर लेना इस वाले सूत्र से, NCR बराबर n फैक्टोरियल बटा n-r फैक्टोरियल गुणा r फैक्टोरियल। साथ में ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 9 की घात 6 x की घात 6, ठीक है, बटा 1/3 की घात 6। ये माइनस चिन्ह कहां गया? खत्म हो गया, क्योंकि माइनस की घात 12 था। √x की घात 12। अब √x की घात 12 लिखने का मतलब क्या है? तो √x की घात 12 लिखने का मतलब ये है कि अगर आप √x को लिखना चाहें तो ये होगा x की घात 1/2। अगर 12 लिखोगे यहां पर तो 12 यहां पर, 1/2 से 12 कटकर x की घात 6। कितना होगा? x की घात 6। तो ये हुआ x की घात 6, ठीक है। तो देखिए T13 बराबर 18C12, 9 की घात 6। अभी थोड़ा सा ना, अगर आपको ऐसे सवालों को हल करना है तो जो भी अलग अलग संख्याएं हैं उनको आप जितना चाहें उतना ज्यादा अभाज्य संख्याओं में लिखिए। जैसे 9 की घात 6 है तो इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 का, या 9 की घात 6 है, ठीक है, 3 की घात, अच्छा यहाँ 6 नहीं, यहाँ तो 12 है ना, वेट, ये तो 3 की घात 12 हो जाएगा। हाँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो 9 की घात 6 का मतलब 3 की घात 12, तो अंश में 3 की घात 12 x की घात 6 गुणा 3 की घात 12 यहां पर, और ये भी x की घात 6। देखो एक बार, तो अगर मैं इससे इसको काटना चाहूं तो 3 की घात 12 से 3 की घात 12, x की घात 6 से x की घात 6, तो T13 में सिर्फ आपको 18C12 मिला। कितना मिला? 18C12। तो T13 जो है वो 18C12 के बराबर है। अब यहां एक बात गौर करने वाली ये है कि T13 के अंदर कहीं पर भी x नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने तो यहां पर जो द्विपद है उसमें सब जगह x और x ही है, तो यहां x क्यों नहीं है? तो बात ऐसी है
कि 18C12 वो पद है जो इसके प्रसार में x से स्वतंत्र है। जब भी हम द्विपद प्रसार करते हैं तो किसी किसी स्पेशल प्रसार में एक ऐसा पद आता है जो x से स्वतंत्र होता है। आपने एक समीकरण पढ़ा होगा x + 1/x का वर्ग, उसको लिखते हैं x का वर्ग + 2 + 1/x का वर्ग। वहां पर वो जो 2 है उसमें ना तो x है ना 1/x है, मतलब वो जो पद है वो x से स्वतंत्र है। इसी तरह ये जो पद है ये भी x से स्वतंत्र है। तो बढ़िया है, हमारा जवाब जो है वो यही है कि इसका जवाब ये। इसको हल करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो 7वां कि इसके प्रसार में मध्य पद निकालिए। तो एक बार ट्राई करो क्या जवाब आता है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित प्रसारों में मध्य पद ज्ञात कीजिए। और प्रसार आपके सामने ऐसा है। प्रश्न बड़ा सिंपल है और बड़ी आसान तरीके से जवाब दिया जा सकता है। तो देखिए, अगर मध्य पद के बारे में बात किया जाए तो मध्य पद हम 2 तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो घात है वो सम है या विषम है। अगर घात एक सम संख्या है तो प्रसार में कुल n+1 पद होंगे। जैसे मान लीजिए घात n है तो प्रसार में n+1 पद होते हैं। तो अगर n एक सम संख्या है तो उस केस में वहां पर एक विषम संख्या पद होगी, और पदों की संख्या अगर विषम होगी तो एक मध्य पद आएगा। और अगर n एक विषम संख्या है तो n+1 सम संख्या होगी, वहां पर 2 मध्य पद आएंगे। तो मध्य पद निर्भर करता है कि n क्या है। अगर n एक सम संख्या है तो जो मध्य पद होता है वो n/2 + 1वां पद होता है। अगर n एक विषम संख्या होती है तब जो मध्य पद होता है वो 2 तरीकों से निकाला। 2 पद मध्य पद होते हैं। कौन कौन से मध्य पद? एक तो आप n में 1 जोड़ने के बाद आधा कर दीजिए, ये वाला पद, एवं इसमें 3 जोड़ने के बाद आधा कर दीजिए। n+1 और n+, यहां पर ध्यान रखना, यहां n में पहले आधा करके 1 जोड़ा है, यहां n में 1 करके जोड़ के आधा किया, दोनों चीजें अलग अलग है। खैर बात करते हैं सबसे पहले इस प्रश्न में n जो है उसे डिसाइड करते हैं। n एक विषम संख्या है। यहां पर n क्या है? n एक विषम संख्या है, मतलब जो मध्य पद आएंगे वो 2 मध्य पद आएंगे, एक n+1/2 और एक n+3/2। मतलब क्या है कि अगर विषम पद के, चूंकि n जो है वो 7 है तो 2 मध्य पद आएंगे। कौन कौन से? 7 + 1/2 पद, एवं कौन सा? एवं जो है 7 + 3/2 पद। तो 7 + 1/2 मतलब चौथा पद, फोर्थ एवं फिफ्थ पद मतलब 5वां पद। ये 2 पद होंगे जो मध्य पद होंगे, चौथा और 5वां। अब चौथे और 5वें के साथ ये बात करनी है कि चौथा पद मध्य पद है और 5वां पद मध्य पद है, मतलब हमें चौथा और 5वां दोनों पद निकालने हैं। तो प्रश्न क्या है? 3 - x की घात 3/6 की घात 7। तो हमने लिखा 3 - x की घात 3 पूरे की घात 7। प्रश्न यही है, बिल्कुल। अच्छा, x की घात 3/6 है, x की घात 3/6 है और पूरे की घात 7 है। इसका जो मध्य पद है वो चौथा एवं 5वां पद है, और यही दोनों मध्य पद है और आपको वही निकालना है। तो मध्य पद में क्या होता है बेसिकली, जैसे मैं आपको फिर कॉन्सेप्ट को फिर से बता देता हूं कि यदि हम a + b की घात n निकालते हैं तो जितने भी प्रसार होते हैं उनमें बीच वाला पद कौन सा है उसे मध्य पद कहते हैं। अब चूंकि अगर मैं कहूं कि 1 से लेके 7 के बीच में कौन सी संख्या है तो आप कहोगे 4। अगर मैं कहूं 1 से लेके 8 तक की संख्या उनके बीच में कौन सा, तो आप बोलोगे बीच की कोई संख्या नहीं है, लेकिन 4 और 5 को दोनों को हम बीच की संख्या मान सकते हैं। इसीलिए जब यहां पर n की या n का मान 7 है तो कुल पद होंगे n+1 मतलब 8। तो 8 पदों में चौथा और 5वां जो पद है वो मध्य पद है।
तो आपको निकालना है एक तो चौथा पद है ना, क्या निकालना है, T4 और T5। तो T4 निकालने के लिए से आप 3+1 लिखेंगे, मतलब जहां जहां R है वहां वहां 3+1, जहां जहां R है वहां वहां 4 लिख दोगे, तो सीधा सीधा ये आ जाएगा 7C3 3 की घात 7 माइनस 3 माइनस x की घात 3 बटा 6 पूरे की घात 3। दूसरा 7C4 3 की घात 7 माइनस 4 माइनस x की घात 3 बटा 6 की घात 4। यही होगा, यही दोनों मध्य पद होंगे, सरल कर लो। तो 7C3 3 की घात 4 और माइनस आ जाएगा इसमें, क्योंकि माइनस x की घात 3 की घात 3 है, तो माइनस x की घात 3 की घात 3 मतलब x की घात 9 और 6 की घात 3। जब यहां पर रखेंगे तो 7C4, ठीक है, 3 की घात 7 माइनस 4 मतलब 3 की घात 3 और 4 माइनस वाले चिन्ह की घात है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा x की घात 12 और 6 की घात 4। अब इन्हें सरल करना है और कुछ नहीं करना है। तो T4 को अगर सिंपल करेंगे तो T4 आएगा माइनस 7C3 और 7C4 दोनों बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं लिखता हूं NCR बराबर या NCX बराबर NCY, हम सूत्र पढ़ चुके हैं सारे के सारे, तो ये तभी बराबर होते हैं जब x और y दोनों का जोड़ या तो n के बराबर हो या फिर x बराबर y हो। अब यहां 3 और 4 का जोड़ 7 के बराबर है, इसलिए दोनों बराबर है। 7C3 निकालने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं। 7C3 निकालने का मतलब 7 गुणा 6 गुणा 5 बटा 3 फैक्टोरियल। मतलब क्या करना है, 7 और 7 के बाद की 3 संख्याएं लिखनी है और उनको 3 फैक्टोरियल से भाग देना है। तो 7 गुणा 6 गुणा 5 भाग दे दो 3 फैक्टोरियल से, गुणा 3 की घात 4 और 6 की घात 3। देखिए 3 की घात 4 3 4 बार लिखे हैं, 6 की घात 3 का मतलब है 2 की घात 3 और 3 की घात 3। तो यहां से आपके सामने 3 की घात 1 बच जाएगी और 2 की घात 3 बच जाएगी, है ना। 6 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, 3 की घात 3 3 की घात 4 को उड़ा देगा, 2 की घात 3 बच जाएंगे, साथ ही साथ x की घात 9। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 6 से 6 कटे, 7 पंजे 35 गुणा 3 बटा 8 x की घात 9। 35 गुणा 3 105, 105 बटा 8, ठीक है। अच्छा माइनस चिन्ह के साथ, माइनस 105 बटा 8 x की घात 9। उसके बाद क्या, उसके बाद दूसरा वाला T5। तो चूंकि 7C3 7C4 के बराबर है, तो T5 में पहले तो ये लिखाएगा माइनस 35। 7C3 का ये मान है, 7C4 7C3 दोनों का मान बराबर है, 6 से 6 कटे, 7 पंजे 35, 3 की घात 3 यहां 6 की घात 4 होना चाहिए। तो 3 की घात 3 6 की घात 4 का मतलब 2 की घात 4 3 की घात 4। तो यहां पर आपको 1 बटा 2 की घात 3 और 3 की घात 1 बचेगा, साथ ही साथ x की जो घात है वो हो जाएगी 12। तो माइनस नहीं, यहां पर प्लस ही है इस चिन्ह में। T5 जो है चौथा पद, उसमें हम प्लस चिन्ह लेंगे, तो 35 बटा 8 3 24, तो 35 बटा 24 x की घात 12, ये दूसरा पद है। तो ये वाला पद और ये वाला पद दोनों जो पद हैं वही आपके दो मध्य पद हैं इस प्रश्न के अंदर। पहला पद दूसरा पद दोनों के दोनों मध्य पद। तो उम्मीद है ये भी चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमें क्या कहता है उसके बारे में बात की जाए। x बटा 3 प्लस 9y की घात 10 निम्नलिखित के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना है। यहां पर n जो है वो 10 है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा कि चूंकि n बराबर 10 एक सम संख्या है,
अब अपन कॉन्सेप्ट पर बात कर चुके हैं, अब थ्योरेटिकल पोर्शन पर बात करते हैं, मतलब कैसा लिखना है, कैसा प्रेजेंट करना है। चूंकि एक सम संख्या है, इसीलिए n/2 + 1वां पद मध्य पद होगा। तो n बराबर 10 है, तो इसका मतलब है 10/2 मतलब 5 + 1वां जो पद है, मतलब छठा पद मध्य पद होगा। और छठे पद के लिए आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, r का मान 5 रखना है। तो t6 निकालने के लिए मैं t को 5 + 1 लिखूंगा व्यापक पद में, और व्यापक पद में r का मान 5 लिख दो, तो क्या आ जाएगा 10c5 x/3 या 10 - 5 प्लस या गुणा 9y की घात 5। तो 10c5 तो 10c5 x की घात 5, 3 की घात 5, 9 की घात 5, y की घात 5। 10c5 तो 10c5 के बराबर। 9 की घात 5 को लिख सकते हैं 3 की घात 10 और ये 3 की घात 5 है ना। 9 के वर्ग की घात 5 मतलब 3 के वर्ग की घात 5, तो 3 की घात 10 और ये हुआ x की घात 5, y की घात 5। हाँ जी, तो कुल मिलाकर ये हुआ 10c5, 3 की घात 5, x की घात 5, y की घात 5, और यही पद आपका मध्य पद है इस प्रश्न के अंदर। कोई कैलकुलेशन, कोई कॉन्सेप्ट, मतलब यहां इसको कैलकुलेट करो तो करो, 10c5 निकाल के 3 की घात 5 मतलब 243 में गुणा करना पड़ेगा, और 10c5 अपने आप में एक बड़ा नंबर है, इसलिए यहां जवाब लिखने के बाद भी आप छोड़ सकते हैं। इसमें कोई गलत या मेरे हिसाब से आपके नंबर नहीं कटने चाहिए स्कूल में, लेकिन फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर चेक करने वाले सर को जो किताब में लिखा है वही जवाब चाहिए, तो फिर इसका मतलब जो लिखा होगा वही आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। आपको उम्मीद है कि पूरे के पूरे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हो तो कृपा करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर प्रश्न समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, यहाँ कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, वैसे हल करना सकते हैं क्या, ऐसे हल कर सकते हैं क्या, क्या ऐसे ही हल करना है, क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। जो आपका मन करे वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। चलिए 1 + a की घात m + n के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a की घात m तथा a की घात n के गुणांक बराबर है। मतलब देखिए कुछ नहीं है, आपको यहां पर ये जो n है ना, m + n, इसको थोड़ा खतरनाक करके दिया हुआ है। यहां m n की जगह m + n कर दिया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान तरीके से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए मैंने माना थोड़ा सा आपको सरल करने के लिए कि m + n जो है ना, उसे मैं एक बड़ा n कह देता हूं, ऐसा लिख सकते हैं, या इसे p लिख सकते हैं। बड़ा n लिखना थोड़ा गलत हो जाएगा, प्राकृत संख्या निरूपित करता है, तो अपन ने इसे p लिख दिया। तो आपका जो प्रश्न है 1 + a की घात m + n, ये हो गया 1 + a की घात p, और अगर घात p है तो अब इसका द्विपद प्रसार आप कर सकते हैं, इसका व्यापक पद निकाल सकते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय जो पद निकालना। अब उस व्यापक पद में a की घात m और a की घात n का गुणा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका व्यापक पद निकाल सकते हैं, 1 + a की घात p का व्यापक पद। अब कैसे निकालें व्यापक पद, सरल है। tr + 1 जो होता है उसे लिखा जाता है ncr, 1 की घात n - p, या nc की जगह अपन ने p लिख दिया क्योंकि यहां पर p है n की जगह, तो pcr। क्या ये बात क्लियर है? ये तो हुआ pcr, और उसके बाद 1 की घात p - r
और a की घात r। क्या ये बात ठीक है? ठीक है। तो देखो 1 की घात p माइनस आर एक ही है, तो ये जो प्रश्न है वो बन चुका है, या ये जो व्यापक पद है वो बन चुका है पी सी आर a की घात r। अब चूंकि व्यापक पद ऐसा है, तो जब मुझे a की घात m का गुणांक निकालना है, तो देखिए a की घात m का गुणांक, जहां जहां यहां r है वहां वहां m रख दो। गुणांक का मतलब है वो संख्या जो उसके सामने लिखी है। अगर यहां a की घात, अगर आप सीधा सीधा यहां पर PCM लिख देते हो और a की घात m लिख देते, तो ये गुणांक नहीं होता। a की घात m का गुणांक का मतलब है a की घात m को छोड़कर जो लिखा है वो सब, तो PCM, p का मतलब m प्लस n, ऐसा कुछ। उसके बाद a की घात n का गुणांक, तो a की घात n के गुणांक में आप क्या करोगे? PCN कर दोगे। अब एक छोटी सी बात मुझे यहां पर बताइए इस केस में कि m प्लस एन सी एम और m प्लस एन सी एन बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि m प्लस एन का जो जोड़ है वो m प्लस एन के बराबर है। हम जानते हैं ना, देखो चूंकि एन सी एक्स बराबर एन सी वाई तब होता है जब x प्लस वाई एन के बराबर होता है। क्या इतना क्लियर है? और x बराबर y में तो होता ही होता है। अब देखो m प्लस एन, ये m और ये n, अगर इन दोनों का जोड़ m प्लस एन के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि m प्लस एन सी एन बराबर m प्लस एन सी एम। सीधी सीधी बात ऐसी है कि जो नीचे दोनों संख्याएं लिखी, अगर इनका जोड़ ऊपर लिखी संख्या के बराबर है, तो दोनों द्विपद गुणांक जो है वो बराबर है। m प्लस एन के बराबर है, इसीलिए m प्लस एन सी एन m प्लस एन सी एम के बराबर है। ये a की घात एक n का गुणांक है, ये a की घात m का गुणांक है, और यही हमारा सही जवाब है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होता है उसे देखते हैं। थोड़ा अगला प्रश्न आपको परेशान करने वाला भी हो सकता है ही। x प्लस एक की घात n के प्रसार में r माइनस एकवा पद, rवा पद और r प्लस एकवा पदों के गुणांकों में 1:3:5 का अनुपात हो, तो n तथा r का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना है। इस प्रश्न में आपको एक सूत्र बड़ा आपकी सहायता करेगा। उस सूत्र को मैं पहले ही लिख देता हूं। उस सूत्र की मदद से आपको बहुत से सूत्र बनाने पड़ेंगे। तो जो सूत्र होने वाला है यहां पर अपन उसे पहले लिख लेते हैं, ताकि हम परेशान उस सूत्र को लेकर ना हो। याद कर लेना कि यदि NCR को NCR माइनस 1 से भाग दिया जाए, तो ये आता है n माइनस आर प्लस 1/r। ये पहला सूत्र था। मतलब हमने ऐसे एक सवाल भी किया था, उसके अंदर हमने इसके बारे में बात जरूर की थी। और चूंकि थोड़ा सा यहां जगह की कमी है, अपन चीजों को फ्लिप करते रहेंगे। 1 प्लस एक्स की घात n के प्रसार में r माइनस एकवा पद। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ना इसका व्यापक पद निकाल के बता देता हूं। ठीक है, तो चलिए व्यापक पद लिखते हैं। पहले लिखा है 1 प्लस एक्स की घात n का व्यापक पद, मतलब TR प्लस 1। यह है NCR, 1 की घात n माइनस आर और x की घात r। ऐसा ही कुछ है क्या? ऐसा ही कुछ है, बिल्कुल है। तो ये मिला NCR x की घात r। 1 प्लस एक्स की घात n का जो व्यापक पद है वो ऐसा है TR प्लस 1, है ना? क्या बोला ये? TR प्लस 1 NCR और x की घात r।
प्रश्न में पदों का गुणांक के बारे में बात की गई है। तो अगर आपको TR+1 का गुणांक चाहिए तो गुणांक बड़ा सिंपल है, TR+1 का गुणांक NCR, x की घात r को हटा दो तो सीधा सीधा है, अगर यहां R+1 है तो गुणांक में एक कम कर दो, यहां r की जगह या R+1 की जगह r कर दो। TR+1 का गुणांक NCR है, मतलब अगर यहां R+1 है तो यहां r कर दो। तो अगर आपसे बोला जाए कि TR-1वें पद का जो गुणांक है वो क्या होगा, तो ये तो बड़ा सिंपल है, NCR-1 से एक पद और कम कर दो, एक संख्या और कम कर दो, R-2। अगर TR का गुणांक बोला जाए तो ये भी सिंपल है। क्यों सिंपल है, आप यहां इसमें इस R में एक और कम कर दो तो R-1, और R+1वें पद का गुणांक आपको, ये तीनों चीजें दी गई है सवाल में, इन तीनों का गुणांक आपको चाहिए तो इसमें एक और कम कर दोगे तो ये आ जाएगा NCR। जो यहां लिखा है उससे एक एक कम करते जाओ, R+1 से एक कम किया तो R। तो बेसिकली हमको प्रश्न में R-1वां पद, Rवां पद और R+1वां पद, तो R-1 में एक और कम करेंगे, R में एक और कम करेंगे और R+1 में एक और कम करेंगे, तो ये 3 गुणांक है। और प्रश्न के हिसाब से इन तीनों गुणांकों का जो अनुपात है ऐसा, वो 1:3:5 के बराबर है, ऐसा कुछ। क्या ये बात ठीक है? तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि अगर मैं इन दोनों का अनुपात लेता हूं तो वो 5:3 है। देखो, अगर मैं NCR बटा NCR-1 निकालता हूं तो जैसे अगर ये 3 है तो ये 5 है, तो अगर उल्टा निकालोगे तो ऐसा नहीं आएगा कि पहला केस NCR बटा NCR-1 ये 5:3 है। कितना? 5:3। ये 5, ये 3, ये पद, ये पद। और चूंकि हम जानते हैं कि ये तो इसके बराबर है, N-R+1 बटा R, तो क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है, N-R+1 बटा R बराबर 5/3। चीजों को इधर उधर गुणा करो तो ये मिलेगा 3N माइनस 3R प्लस 3 बराबर 5R। हाँ, ये तो ठीक है। R को चाहो तो एक साइड कर लो, तो यहां से मिलता है कुछ, सीधी सीधी बात ऐसी है कि 3N माइनस 8R बराबर -3। ये एक ऐसा समीकरण है जिसके अंदर 2 चर है और ये रेखिक समीकरण है। एक और हमें रेखिक समीकरण चाहिए 2 चर वाला। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने दूसरे प्रश्न के लिए NCR-1 और NCR का R-2 का अनुपात निकाल लिया, इन दोनों का। तो ये अनुपात 3:1 है। ऊपर इसे लिखा है, नीचे इसे लिखा है, इसलिए अनुपात 3:1 के बराबर है। अब इसका सूत्र क्या निकलेगा? तो देखो, सवाल में कुछ नहीं है, जहां जहां R है, यहां R है तो यहां R-1, यहां R-1 तो यहां R-2। तो इसी सूत्र में आप R की जगह R-1 रख दीजिए। तो NCR-1 बटा NCR-2। अगर आप यहां पर R-1 रखेंगे तो R-1 प्लस 1 बटा R-1। सिंपल किया तो क्या मिला, N-R प्लस 2 बटा R-1, है ना, ऐसा कुछ। तो ये हमारे पास नया सूत्र बन गया, उन दोनों का अनुपात N-R प्लस 2 बटा R-1। तो यहां से मिलता है N-R प्लस 2 बटा R-1, ऐसा कुछ, और ये मिला 3 के बराबर। तो बस इनको इधर उधर गुणा करना है और कुछ नहीं करना। तो ये मिला N-R प्लस 2 बराबर 3R-3 के बराबर, ठीक है। R को उधर किया तो 4R, ठीक है। तो यहां से मिला N बराबर 4R
-5 के बराबर। और ये दूसरा रेखिक समीकरण हमारे सामने आया जिसे हमें हल करना है। पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण की मदद से आपको n और r के मान निकालने हैं। क्या आप इन दोनों समीकरण को समझ चुके हो? और अगर समझ चुके हो तो हल करने की कंडीशन में भी होंगे। तो क्या करें, पहले समीकरण में जो n का मान निकाला है दूसरे में से वो रख दो। ठीक है सर, तो पहले एवं दूसरे समीकरण से जहां जहां n है यहां यहां ये मान रख देता हूं 4r - 5। तो 3 गुणा 5, 3 गुणा 4r - 5 माइनस 8r बराबर -3, ऐसा कुछ। तो ये तो हुआ 4 3 12 r -15 माइनस 8r बराबर -3, ये गए 4 बार। ठीक है, तो यहां से ये बचा 4r बराबर 15 - 3, तो 4r बराबर 12, r का मान 3, r का मान कितना? 3 के बराबर। ठीक है, r का मान 3 के बराबर, 3 के बराबर n का मान क्या है? 4r - 5, तो n बराबर 4r - 5, तो n का मान 4 गुणा 3 - 5 मतलब 12 - 5, तो ये मिला 7। तो n का मान 7 और r का मान 3 इस प्रश्न के अंदर है। अब आप चाहें तो इस प्रश्न को देख सकते हैं एक बार, पूरा का पूरा कैलकुलेशन, पूरी की पूरी कहानी, लेकिन जो सूत्र है वो यही है। हमसे गुणांक बोला था, पदों के बारे में नहीं बोला था, इसीलिए गुणांकों पर हमने हल किया, पदों के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं की। चलिए, उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगर नहीं आए तो यार थोड़ा सा आप कमेंट करते रहना। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 1 + x की घात 2n के प्रसार में x की घात n का गुणांक तथा 1 + x की घात 2n - 1 के प्रसार में x की घात n के गुणांक का 2 गुना होता है। एक बार ट्राई करो, प्रसार 2 गुना करना है। चलिए देखिए, जैसे हमने एक प्रश्न किया था कि 1 + x की घात n, इसको देख लेते हैं पहले। अगर यहां पर हमें किसी प्रसार के बारे में बात करनी है तो इसके प्रसार, सबसे पहले इसका प्रसार करते हैं। तो प्रसार में निकलता है हर पद, और हर पद का एक होता है व्यापक पद जो हर पद को निरूपित करता है। और व्यापक पद को आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं tr+1, जिसका मतलब है NCR, 1 की घात n - r और x की घात r। अब NCR तो ठीक है, इसमें तो कोई चिंता की बात नहीं है। 1 की घात r या n - 1 ये भी ठीक है, लेकिन x की घात r रहेगा तो ये रह जाएगा कुछ ऐसा। अगर n की जगह 2n लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 + x की घात 2n। अब इसके प्रसार में जो व्यापक पद होगा वो लगभग होगा कुछ ऐसा, 2NCR x की घात r। अब आपको यहां पर गुणांक निकालना है। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा ये कि 1 + x की घात 2n का, या उसमें गुणांक जो होगा, किसी भी पद का जो गुणांक होगा, ठीक है, में x की घात r का गुणांक, ये हो जाएगा x की घात r। गुणांक के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो x की घात r है उसे हटा दो तो 2NCR, ये पहला वाला भाग है। अब 1 बाय 1 सारी चीजें कर लेते हैं। सारी चीजें क्या, 1 बाय 1 देखो, सारी चीजें आपको ऐसी देखनी पड़ेगी कि जब मैं बात करता हूं 1 + x की घात 2n में x की घात n का गुणांक, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जहां जहां r है वहां वहां n लिख देना है। तो यह आ जाएगा 2NCN, तो यह आ जाएगा 2NCN। ठीक है, और दूसरा अगर मैं यहां पर निकालना चाहता हूं 1 + x की घात 2n - 1 में
x की घात n का गुणा, क्योंकि वो दूसरा वाला भी आपको ऐसे ही बोला है। तो अभी 2n की जगह पर, है ना, x की घात 1 प्लस x की घात 2n माइनस 1 में x की घात n, अभी 2n की जगह पर n माइनस 1 आ जाएगा, और हमें चाहिए x की घात n, तो r की जगह पर अभी भी n रहेगा, तो ये जो गुणांक है वो हो जाएगा 2 की घात n माइनस 1 cn। अब आपको क्या सिद्ध करना है? आपको यह सिद्ध करना है कि ये जो गुणांक है उसका डबल है। तो अपन छोटे छोटे फॉर्मूले जानते ही हैं। छोटा छोटा फॉर्मूला क्या है कि सर एनसीआर जो होता है वो n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल साथ में r फैक्टोरियल होता है। तो अगर मैं इसको निकालने जाऊंगा तो यह आएगा 2n फैक्टोरियल बटा 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस n साथ ही साथ n फैक्टोरियल, जहां जहां r है वहां वहां n, जहां जहां n है वहां वहां 2n। तो देखो ये तो आ जाएगा 2n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और वहां पर भी अगर उसको फॉर्मूले के हिसाब से खोलोगे तो आएगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल बटा 2n माइनस 1 माइनस n का फैक्टोरियल और साथ में n का फैक्टोरियल। यही है ना, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसे इसे ना उसका डबल करना है, तो एक बार अपन उसे थोड़ा इसे सरल करने की कोशिश करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसे इसका जैसा बनाने के लिए ये 2n से एक संख्या कम है, एक संख्या कम है तो उससे अगली संख्या अगर गुणा कर दूंगा, ये होता है ना n में अगर आप n के फैक्टोरियल में n प्लस 1 का गुणा कर देते हो तो वो n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाता है। तो अगर 2n है, 2n से अगला नंबर क्या है? तो 2n, या 2n माइनस 1 है तो 2n माइनस 1 से अगला नंबर क्या होगा? 2n माइनस 1 प्लस 1, मतलब आप ऊपर नीचे 2n का गुणा कर दीजिए। यह आपने एक्स्ट्रा मेहनत की है ताकि कुछ चीजें ऐसी है जो आपको बड़ी आसानी से दिख जाए। ये 2n और यहां पर भी 2n, आपने ये गुणा किया है ना, उसके बाद n फैक्टोरियल जैसा था वैसा ही है, उसमें भी हमने कुछ नहीं किया, और ये जो संख्या है 2n माइनस, यहां हो जाती है n प्लस 1 का फैक्टोरियल। देख लीजिए, शायद आप सवाल को समझ जाएं। 2n प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इतना भी ठीक है अगर कोई समस्या नहीं है तो देखिए 2n माइनस 1 के फैक्टोरियल में अगर उससे अगली संख्या का गुणा करोगे तो वो तो हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल। अच्छा, एक छोटी सी बात और भी है कि 2n को फैक्टोरियल को आप ऐसा मत लिख देना, ये ब्रैकेट लगा देना, है ना। इसका मतलब है आपने 2n का फैक्टोरियल किया है, इसका मतलब आपने n फैक्टोरियल का गुणा कर दिया है 2 में। दोनों चीजें अलग अलग है। जैसे मैं कहूं कि 4 का वर्ग है ना 16 होता है, और 2 गुणा 2 का वर्ग, उदाहरण के लिए अपन कह दें कि 4 का जो वर्ग है क्या वो 2 गुणा 2 के वर्ग के बराबर है? नहीं है ना। हम 4 के वर्ग को ऐसा लिख सकते थे, 4 का वर्ग बराबर 2 गुणा 2 का वर्ग, ऐसा लिख सकते थे ब्रैकेट लगाकर, तो सही होता। ये वर्ग अभी सिर्फ और सिर्फ 2 को गया है, इस वाले 2 को नहीं गया, इसीलिए ये 8 है और ये 16 है। खैर, ये चीजें ध्यान रखना, परीक्षा में काफी काम देती है। नीचे यहां पर 2n है, साथ में n फैक्टोरियल है। अगर इसका फैक्टोरियल आप खोलने जाएं, जैसे हमने ऐसे भी बहुत सारे सूत्र देखे थे कि अगर मैं n फैक्टोरियल खोलने जाऊं तो वो n गुणा n माइनस 1 हो जाता है, उसका फैक्टोरियल हो जाता है, पूरे का फैक्टोरियल हो जाता है। तो अगर मैं इसका फैक्टोरियल खोलने जाऊं तो एक बार तो ये पूरी की पूरी संख्या लिख दूं, 2n माइनस n प्लस 1, उसमें अब इस संख्या में 1 कम कर दूं, उसका फैक्टोरियल। मतलब क्या है कि n फैक्टोरियल बराबर एक बार तो n लिख दो और n में 1 कम कर दो, उसका फैक्टोरियल। तो अगर मैं यहां पर 2n माइनस 1 करना चाहता हूं तो यहां पर थोड़ी समस्या हो जाएगी। -1 मतलब कम नहीं करेंगे, इसको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा देते हैं।
बढ़ाना पड़ेगा, मतलब चूंकि यहां पर माइनस का चिन्ह है तो उसे प्लस में बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो संख्या लिखी है इससे अगली संख्या क्या होगी, 2n माइनस n माइनस 1, ये ऐसा लिखा है ना 2n माइनस 1 माइनस n, ध्यान से देखो क्या लिखा है, ये लिखा है 2n माइनस 1 माइनस n। तो इससे अगली संख्या क्या होगी, उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो उसका गुणा 2n माइनस n माइनस 1 के फैक्टोरियल में 2n माइनस n और 2n माइनस n का गुणा कर दिया जाए। यह गुणा भी हमने अंश और हर में अपने हिसाब से किया है, देख लेना कैसे किया हुआ है। यहां पर मैंने 2n माइनस n का गुणा कर दिया और यहां पर भी 2n माइनस n का गुणा कर दिया। हालांकि इसे n माइनस 1 भी लिख सकते थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो जाता। खैर मतलब अगर हम क्या करते, 2n में से n चला जाता तो n माइनस 1 होता। हाँ, ये थोड़ा सिंपल लगता आप लोगों को, आई थिंक ये लिखना सही है। हालांकि जो लिखा है वो भी सही है, लेकिन जो जितना सरल हो सकता उतना करो ना यार। 2n में से n चले गए तो n, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब n माइनस 1 फैक्टोरियल के लिए आपने ऊपर और नीचे n का गुणा कर दिया, n का यहां पर और n का यहां पर। तो n में अगर मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल का गुणा करूंगा तो वो n फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल के बराबर। तो ये तो मिला 2n का फैक्टोरियल, साथ में यहां मिला n, यहां 2n, यहां पर भी n का फैक्टोरियल और यहां पर भी ये बन गया n का फैक्टोरियल। n से n कट गए ये दोनों, क्योंकि ये फैक्टोरियल के अंदर नहीं है, तो ये बचा 1/2, 2n फैक्टोरियल, साथ में n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो ये है, मतलब ये वाला जो गुणांक है इस गुणांक का आधा है, मतलब ये वाला गुणांक इस वाले गुणांक का आधा है। मतलब आप इसे ऐसा लिख सकते हैं सीधा सीधा 1/2 2n cn, यही लिखा ना, 2n माइनस 1 cn बराबर 1/2 2n cn। ये आया रिजल्ट आपका, क्या मिला, 2n माइनस 1 cn बराबर 1/2 2n cn। 2n c माइनस 1 ये गुणांक था जिसको हल करने पर ये आया, और ये सीधा सीधा ये है, तो ये 2n cn था। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं अब यहां से, दैट 2n cn बराबर 2 गुणा 2n माइनस 1 cn, और यही आपके जवाब, यही आपको सिद्ध करना था कि इसका जो गुणांक है इसके गुणांक का डबल है, 2 गुना है। बस इतनी सी बात थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि और जरूरी हो सकता है। चलिए यार, मतलब ऐसे सवाल आपको बहुत से मिलने वाले हैं जिनको आप हल करेंगे तो आपको मजा भी आएगा। m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 प्लस एक्स की घात m के प्रसार में x के वर्ग का गुणांक 6 हो। मतलब कुछ नहीं है, सबसे पहले 1 प्लस एक्स की घात m का प्रसार निकालो। प्रसार निकालोगे तो एक पहला पद आएगा, दूसरा पद आएगा, पहले पद में x नहीं होगा, दूसरे पद में x होगा, तीसरे पद में x का वर्ग होगा, ऐसे ऐसे बहुत से पद आएंगे। अब जो वो पद है जिसमें x का वर्ग है उसका गुणांक 6 होना चाहिए, आपको m का मान तब निकालना है, ठीक है। तो आप यहां पर इसका व्यापक पद निकालिए। क्या निकालिए? व्यापक पद। अब व्यापक पद कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है, m c r 1 की घात m माइनस r और x की घात r। अब 1 की घात कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो मिला m c r x की घात r। आपको चाहिए x का वर्ग, ठीक है, तो x के वर्ग के लिए r का मान क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा mc2, और mc2 किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो अब प्रश्नानुसार mc2 जो है, जो गुणांक है वो 6 के बराबर है। mc2 कैसे निकालना है? किसी भी पद में अगर c2 निकालना है तो वो संख्या
और उससे एक कम संख्या को भाग दे दो 2 से। ठीक है, तो देखो ये तो हुआ m गुणा m-1 बराबर 12, है ना, ऐसा कुछ। ठीक, तो अच्छा इसे चाहो तो यहां पर सीधा सीधा बन रही है आपके सामने एक द्विपद या द्विघातीय समीकरण, m का वर्ग माइनस m बराबर 12। लेकिन अच्छा तरीका ये नहीं होगा क्या, m गुणा m-1 बराबर 4 गुणा 3, 4 3 12 और 4 गुणा 3 में ये m है तो 4 है, m-1 मतलब m से 1 कम, तो 3 4 से 1 कम, तो m बराबर 4, और यही आपका सही जवाब है। 4 के वर्ग में आपने देखा होगा 1 प्लस एक्स की घात 4 अपन ने जब किया था तो पहले पद का गुणांक 1 था, दूसरे पद का गुणांक 4 था, तीसरे पद का गुणांक 6 था, चौथे पद का गुणांक 4 था, पांचवें पद का गुणांक फिर 1 था, क्योंकि अगर घात 4 है तो टोटल पद आएंगे 5। ठीक है, चाहो तो इसे वेरीफाई कर सकते हो 1 प्लस एक्स की घात 4 से, है ना। हमने सूत्र देखा था ना, 1 प्लस एक्स की घात 4 अगर निकालोगे तो 1 की घात 4, फिर 4 एक्स की घात 1, 6x का वर्ग, फिर 4x की घात 3 और x की घात 4x की घात 3 और आखिरी में x की घात 4। तो x के वर्ग में गुणांक 6 है और आपसे प्रश्न में यह भी पूछा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहां आपको जो प्रश्न है वो काफी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और दिक्कत थोड़ी बहुत होगी जो हल हो जाएगी। लेकिन इस प्रश्नावली की समाप्ति के साथ आपको एक जानकारी मैं फिर से दे दूं कि आप इन लेक्चर्स को, जिनको आप YouTube पर देख रहे हैं, अगर आपको दिखने में समझने में वहां पर दिक्कत होती है लेक्चर्स को, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर जाकर भी इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। वहां पर जाइए, CBSE हिंदी मीडियम सिलेक्ट कीजिए, कक्षा 11वीं सिलेक्ट कीजिए और गणित विषय का चयन कीजिए। गणित विषय का चयन करने के बाद आपको यहां पर जो भी विषय, मतलब जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, यहां पर बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, किसी भी एक चैप्टर पे क्लिक कीजिए। जिस चैप्टर पे आप क्लिक करेंगे उसका जो जितने भी वीडियो होंगे वो सारे खुल जाएंगे। आप जिस भी वीडियो पर क्लिक करेंगे वो इस तरह से चलने लग जाएगा, बस इतनी सी बात है। बाकी आपको यह भी पता है कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए किसी भी विद्यार्थी को कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है और आपको सिर्फ 3 काम करने होते हैं। एक, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तीसरा अपने दोस्तों के साथ चैनल और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।